एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप जैन, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम और साथ ही रजत बोस। और बस पहला से सौदा शुरू हो चुका है, बाजारों के खुलने की तैयारी। तो एकमात्र आज की तेजी की पिक बाकी रह गई वागले साहब की। सर, प्री ओपनिंग सेशन खुले उससे पहले बता दीजिए क्या खरीदेंगे। अनिल जी, मैं टीसीएस के साथ बाय करके जाना चाहूंगा। 2130 का स्टॉप लॉस होगा, 2325 का टारगेट होगा। और मुझे पिछले कई दिनों से आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और आई थिंक ये उभर कर आए, अगले 2-3 दिनों में ये अच्छा चलना चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं कि वागले साहब आईटी सेक्टर पर ही अकेले बुलिश हैं। आप देखिए, संदीप जैन जी की मैं लिस्ट देख रहा था, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। सर, ये आपको पसंद है? लग रहा है आपको क्या ₹70 का भाव हो जाएगा? बिल्कुल 70 नहीं, 6820 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत इजीली क्रॉस कर पाएगा। और हो सकता है कि वहां पे इंटरवेंशन भी आएगा सरकार का। और देखिए, जो ये मूव है डिमोनेटाइजेशन का मूव, इससे लॉन्ग रन में तो देखिए रूपी स्ट्रांग होगा। अभी डॉलर इंडेक्स की वजह से ये तेजी आई है, वहां बॉन्ड डील्स बढ़ी है, उसकी वजह से तेजी आई है डॉलर में। और जिस तरीके से एफआईआईज की सेलिंग थी वो भी एक रीजन था। बट ओवरऑल आई फील कि अननेसेसरीली डॉलर में बाइंग करने की मैं अब राय नहीं दूंगा इन लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड अब सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है। और इनफैक्ट ये जितना भी अभी डिवैल्यू हुआ रुपया, तो उसका सर्टेनली बेनिफिट टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, जैसे मैं टीसीएस सुन रहा था और भी कई एनालिस्ट टीसीएस बोल रहे हैं। और डिफेंसिव भी है ये सेक्टर और ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक्स है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। और कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स भी अब धीरे धीरे, जैसे ही लिक्विडिटी आने लगी है सिस्टम में, तो एफएमसीजी स्टॉक्स भी अब ठीक होंगे वापस से। करेक्शन आया था जरूर, तो मैरिको है वैसे स्टॉक दिख रहा है। ओके, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में भी निचले स्थानों से करें खरीदारी। ये राय है संदीप जैन की। लेकिन देखते हैं आज कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। 8 सेकंड बचे प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में। तो रुपए की चाल पर सबसे पहले नजर रखेंगे। कल 20 पैसे की कमजोरी हुई है फिर से करेंसी मार्केट में। परसों की 50 पैसे की कमजोरी के बाद तो 2 दिनों में 70 पैसा यानी कि 1% कमजोर हुआ रुपया। 67.94। अब अगर 6-7 पैसा और गिर गए तो फिर 68 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे नीचे चले जाएगा। अहमद, हमने तो एक काम अच्छा किया पिछले कुछ महीनों में, जो विदेश यात्रा करके आ गए, घूम फिर लिए, 66 रुपए 50 पैसे पे, तो थोड़े पैसे बच गए, बहुत पैसे और डिस्काउंट भी चल रहे थे। हाँ, डिस्काउंट भी चल रहे थे। तो वहां की करेंसी कमजोर थी, हमारी मजबूत थी, डबल फायदा। चलिए देखते हैं, अब विदेश घूमने वालों को थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये संकेत साफ है रुपए की कमजोरी के साथ साथ। 67.89 थोड़ी सी रिकवरी है 5 पैसे की, तो थोड़ा माहौल ठीक है, इतना बुरा नहीं है। तो 68 को तोड़ने की जल्दबाजी में नहीं है, तो साइकोलॉजिकली ये लेवल मेंटेन हो रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। इस वक्त कम से कम बुरा हाल नहीं है, ये कह सकते हैं हम। चलिए, रजत बॉस हमारे साथ है और रजत से ली जाए उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। बताएं रजत, कहां ट्रेड करेंगे आज? देखिए, पहले औरोबिंदो फार्मा की बात तो किया हूं मैं, और अभी फिलहाल भारत फॉर्ज में डिक्लाइंस में खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूं। 895 के आसपास अगर कोई कारण से नीचे आए तो उसी के आसपास लीजिए। 885 के नीचे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 907 से 912 का टारगेट मानिए। एक्चुअली भारत फॉर्ज जो है, इसका चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें एक बुलिश लॉन्ग बुलिश काप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है। एमएससीडी में बाई सिग्नल आया है। आरएसआई 14 जो है वो बाजार नीचे है, लेकिन इस बार जो इस तरीके का डायरेक्शन ले रहा है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ डिलीवरी बेस्ड बाई, बट एट लोअर लेवल्स हम देखें कि 895 से लेके 885 के बीच में इसमें बहुत बार बाइंग आ जाता है। तो इसीलिए उसी के नीचे स्टॉप लगाया और ऊपर की तरफ चलने। जो मध्यम अवधि के लिए सोचते हैं वो भी खरीदारी कर सकते हैं। ये कुछ दिनों पहले जो हाई बनाया था 960-70 का, वो भी पार कर जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। खुलासा ये कर देना चाहता हूं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको कामकाज करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत रुपए ने दी है और इसी पर बात करते हैं। अब देखिए, कल रुपया 67.94 पर जाकर समाप्त हुआ था और आज 67.86 का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर देखेगा, तो थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। अभिषेक गोयनका जुड़ चुके हैं, जो सीईओ हैं आईएफए ग्लोबल के। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लग रहा है, जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी, या फिर गिरावट के बाद एक रिलीफ आज रैली सुबह सुबह देखने को मिल रही है? कैसे डील कर रहे हैं आप इस उछाल को? देखिए, जिस हिसाब से डेट एंड इक्विटी से आउटफ्लोज हो रहे हैं और साथ साथ में रुपए की जो कंटिन्यूस वीकनेस दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थम गया है। प्रीवियस हाई रुपए की करीब 68-88 की थी,
तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हमें 68.20 से 68.5 के लेवल्स नजर आएंगे। यूएस में स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। इंडिया के 10 ईयर यील्ड्स काफी गिर गए हैं 6.44%। तो वीजा भी अगर यूएस की यील्ड्स के संग कंपेयर करें तो यूएस की यील्ड्स काफी बढ़ गए हैं। तो इंटरेस्ट रेट गैप कम हो गया है, तो उस कारण से आउटफ्लोज बरकरार रहेंगे। तो रुपए में थोड़ी मंदी आने वाले समय पर नजर आएगी। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी। अच्छा सर, ये बताइए फिर 68 आज तो नहीं टूटेगा ना? काफी हद तक संभव है कि 68 टूट सकता है। अच्छा ये बताइए, जेनेट येलन की आज एक स्पीच होने वाली है कांग्रेस में। सब लोग अब नजरें बनाए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इन सब इवेंट्स को, क्या लग रहा है दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी या इस बार नहीं बढ़ेंगी? नहीं, काफी हद तक 90% प्लस पोल्स की यही कहने हैं कि अभी इस समय ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। और मेरी भी यही सोच है कि ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, बिकॉज यूएस डॉलर में बहुत स्ट्रेंथ आई कि जो भी यूएस डॉलर को चाहिए था वो सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। थोड़ी सी डेटा खराब आई थी कल, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और यूएस डॉलर का टारगेट बताइए क्या है आपका? यूएस डॉलर का इंडेक्स जैसे मैंने बोला था कि 102-103 का लेवल करीब करीब देख सकते हैं। अभी 100.29 के आसपास है करीब, बट 102-103 के आसपास यूएस डॉलर की देख सकते हैं। 102-103 अगर 102 पर पहुंच गया डॉलर इंडेक्स तो मामला फिर गड़बड़ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे फिर बात करेंगे। देखते हैं कि रुपए में आज किस तरह का रुझान रहता है। 68 के लेवल के टूटने के आसार तो पूरे हैं। अब वही देखने वाली बात है कि ये कब होता है। आज थोड़ी रिकवरी के मूड में दिख रहा है, या रिकवरी से ज्यादा ये कहना ठीक होगा कि गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। कम से कम ये एक अच्छा संकेत है। फिलहाल गिरावट थमने के संकेत थोड़े बहुत दिख रहे हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में। अगर आप देखें तो 54 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स से 30 पॉइंट नीचे निफ्टी, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सेंसेक्स और निफ्टी। आईटीसी ये 5% नीचे दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर जो कमजोर था, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो प्री ओपनिंग सेशन में कमजोरी नहीं हुई। देखते हैं, अभी तो सेटल होना बाकी है, तो सेटल होने देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। वोल्टास इस बीच में एक और स्टॉक है जहां नतीजे थोड़े से कमजोरी की तरफ रहे हैं और सीएलएसए ने लक्ष्य घटाकर किया है 305 का। बताएं रजत, शॉर्ट किया जाए इसे? देखिए 320 के नीचे ये सस्टेन हो जाएगा तो ये 305 क्यों उससे भी नीचे जा सकता है, मतलब 298 भी जा सकता है। अभी फिलहाल वीक है। 320 का लेवल काफी क्लोजली वॉच करना चाहिए, वो टूट जाता है या नहीं। अनिल जी, ये काउंटर भी मेरे पोर्टफोलियो में है। चलिए, तो ये भी पोर्टफोलियो में डिस्क्लोजर के साथ बता रहे हैं रजत। लेकिन एससीआई अनिल, इसके नंबर्स देखिए सुधर ही नहीं रहे। पिछले क्वार्टर में भी खराब थे। मुझे याद है कि जब नंबर्स थे तब मार्केट आज के दौरान आए थे 8% गिर गया था। आज भी देखिए 9% नीचे खुलने की तैयारी एससीआई कर रहा है। मार्केटर लाइन हालांकि पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे दे रहा था, लेकिन एससीआई जो सरकारी कंपनी है इसके नंबर्स बेहद कमजोरी भरे आ रहे हैं। आज डीएचएफएल में देखिए दबाव देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। जैन साहब, ग्रुप फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आप कह रहे हैं यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, रैशनल बताइए, और क्यों खरीदारी करनी चाहिए ये भी बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं इनफैक्ट ये दोनों पिक्स लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन काफी हो चुका है और कहीं ना कहीं इन लोगों की एसेट क्वालिटी भी अच्छी है। और जो डिमोनेटाइजेशन से जो आप लोग भी कह रहे थे एनपीएस और ये सब के इश्यूज आएंगे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सैलरीड क्लास में ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका आएगा नहीं, क्योंकि जो सैलरीज मिलनी है वो मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम इससे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो भी एक्सपेंशन है वो जो छोटे सेक्टर में एक्सपेंशन मूव्स थोड़े रुकेंगे, उसका इंपैक्ट आएगा। बट ओवरऑल जब रेट कट होएगा और जिस तरीके से 5 लाख करोड़ रुपया, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये खत्म होंगे डिमोनेटाइजेशन से, और जब इंडिया की फिस्कल डेफिसिट खत्म होगी और नई जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है दिसंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे रेट कट आ सकता है। और इंडिया में हालांकि रेट हाइक सर्टेनली फेड को वॉच करेगी आरबीआई, बट इंडिया में रेट कट 1 साल से 1.5 साल में अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को लॉन्ग रन में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा, और मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। बाकी थोड़ा कॉशियसली ही मैं इन स्टेप्स में बाय करने की राय दूंगा। EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कल इसने भी बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए। नतीजे बुरे तो नहीं है, अच्छे ही कहे जाएंगे। साथ ही 1:1 बोनस, 1 पे 1 बोनस भी आया है। स्टॉक 3% ऊपर दिखा है, वही 270-75 की रेंज में खुलने की तैयारी कर रहा है। 265 से 275 जहां जाकर अटकता है। लेकिन क्या
सुब्रमण्यम साहब इस रेंज में खुले तो खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? ब्रॉडली अगर हम देखें तो इस स्टॉक में हमने अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखी है और लास्ट जो भी हमने यहाँ पर ओवरऑल बाजार में बिकॉली देखे उस माहौल में भी इसका परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं रहा है। और मेरा मानना है कि जो भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स है इसके चलते इसका जो स्टिफ रेजिस्टेंस है 278 के आसपास है, तो मेरा मानना है कि शायद आज की जो भी उछाल पे शायद न ले, लेकिन अगर कोई करेक्शन मिले तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद अगर लेने का है तो 265 के आसपास ले सकते हैं, मोस्टली उछाल के साथ खुलेगा। तो आई थिंक एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट डेफिनेटली है और मेरा मानना है कि शायद जैसे जैसे बाजार में सुधार आएगी इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली एक प्राइम कैंडिडेट है जो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर को आई थिंक चूज करना चाहिए खरीदने के लिए। ओके, आज आईटीसी बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। कल जिस तरह से वो एफडीआई से रिलेटेड तंबाकू वाली खबर आई थी, हालांकि पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन कल भी थोड़ा सा मूड खराब किया था। एक्चुअली है ना हेमंत, ये 1% नीचे तो कल का एडजस्टमेंट ही, क्योंकि कल क्या हुआ था, ये आखिरी 15-20 मिनट में खबर आई थी एडजस्टेड प्राइस। हाँ, तो वो नीचे जाके बंद हुआ था। एक्चुअली है ना, जब बंद हुआ निफ्टी भी जब बंद हुआ था ना, तब निफ्टी एक्चुअली 8100 के नीचे था प्रोविजनल क्लोजिंग, लेकिन आखिरी मिनटों में आईटीसी गिरा था ना, तो ये तो कल का एडजस्टमेंट है। 228.50 229 तो कल बंद ही हुआ था, तो वो एडजस्टमेंट के हिसाब से तो कल के भाव के हिसाब से खुला। अब और फ्रेश बिक वाली आती है नहीं, देखने वाली बात होगी। तो ये इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि आखिरी 15 मिनटों में जो गिरावट होती है उसको एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग दरअसल होती है, और आज फिर आपको दिख रहा है कि 1% नीचे है। बहरहाल प्राइसेस देखिए एडजस्ट हो चुके हैं, फ्लैट ओपनिंग हो रही है मार्केट की। देखिए 6 पॉइंट नीचे निफ्टी, 6 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट, तो कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये बताइए फिर ऐसे में अब बाजार खुलने के बाद क्या ट्रेड लेना चाहिए? आराम, वेट एंड वॉच। आने दो। देखिए ये मार्केट आपको मौके देगा, पक्के देगा, अपने लेवल से करिए। फिर भी अगर एक ट्रेड लेना ही है, खुलते ही लेना है, तो फिर 8070, 8075, 30 पॉइंट की रिस्क लो और लॉन्ग ट्रेड करो। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट इंट्राडे स्टॉप लॉस होना चाहिए 8070, 75 का। उसके नीचे फिर 75 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है 8000। वागले साहब ठीक है ना, मतलब मेरे को चार्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अंदाज से बोलता हूँ। तो शायद ऊपर में बेचने की बात कर रहे हैं और आप नहीं वो तो सही है, ऊपर में बेचना, लेकिन आप बोल रहे खुलते अगर इसी लेवल में खुलेगा क्या करना है, तो फिर बता, जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ, हेमंत के तो बंदूक की जरूरत नहीं, हेमंत वैसे जोर से बोलता है तो जवाब देना पड़ता है। तो खुलते ही अगर कुछ करना है तो 8070 के स्टॉप लॉस से शायद तेजी कर ली जाए तो ठीक है। चलिए, तो ये ट्रेड ले सकते हैं आप, क्योंकि फ्लैट खुल रहा है, तो अगर कोई ट्रेड लेना है, कंपल्सिव ट्रेडर है, देखिए तो बंदूक रखने वाली बात है, लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो ये ट्रेड आपको लेना चाहिए। रजत, एक स्टॉक देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार कमजोर हो रहा है, और वो है अंबुजा सीमेंट। प्रमोटर्स ने भी खरीदारी करी, ओपन मार्केट से खरीदारी करी, ऊपर के भाव में खरीदारी करी, उसके बाद भी शेयर 3 दिन से ढीला है। अंबुजा, एसीसी कैसे लग रहे हैं चार्ट पर आपको? चार्ट पे एकदम बहुत ही वीक नजर आ रहा है। मतलब ये अभी 200 तोड़ के नीचे चला जाए तो भी कोई बड़ा बात नहीं होगा। 202 रुपया में तो कल बंद ही दिया था, तो लगता है कि 195 से 190 की ओर चलेगा। और देखिए जब गिर रहा है इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, और पूरा सीमेंट जो स्टॉक्स है वो अपना 200 डे, जैसा ये 240 का लेवल तोड़ने की वक्त से जितना वॉल्यूम से गिरना चालू किया है, ये लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अभी तो देखिए ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में भी थोड़ा सा सेल की प्रॉब्लम हो सकता है ये डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में, बट इसके पहले सीमेंट इंडस्ट्री में थर्मल कोल का प्राइस पिछले 6 महीना में काफी बढ़ चुका है, तो इसका कॉस्ट साइड में भी तो इंक्रीज तो हो ही रहा है ना, तो नेगेटिव फंडामेंटल्स है इसमें, तो इसीलिए ये इस तरीके से गिर रहा है ये। अभी अंबुजा एसीसी खराब है, कमजोर हैं, ये राय साफ है हमारे एक्सपर्ट्स की। इस बीच आज के टॉप गेनर पावर स्टॉक्स है, और आज सुबह हम कह रहे थे कि पावर स्टॉक पर नजर रखिए, तो 2 टॉप गेनर है, भेल और टाटा पावर। दोनों पावर सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स 1% मजबूत है। कमजोरी अगर कहीं है तो आईटीसी में एचएल टेक कमजोर है, डॉक्टर कमजोर है, 1% के आसपास के नुकसान के साथ शुरुआत कर सकता है। थोड़ी आईटी शेयरों में ऐसा लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल की तेजी के बाद, क्योंकि इन्फी भी कमजोर दिख रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर होती हुई दिख रही है। दूसरा स्टॉक जहां पर एक्शन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन 5% नीचे सेटल हुआ है प्री ओपनिंग सेशन में, वोल्टास 3% नीचे सेटल हुआ है नतीजों के बाद, तो ये 2 स्टॉक कमजोर हुए हैं।
निफ्टी 6 अंक नीचे सेटल हुआ है और सेंसेक्स 6 अंक ऊपर सेटल हुआ है। ये एकदम शांत शुरुआत के संकेत। तो एसजीएक्स निफ्टी में जितनी मजबूती थी वैसा कुछ है नहीं। गॉडफ्रे फिलिप्स ये एक और स्टॉक है जो नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। यहां पर भी लगभग 4% 3% के आसपास, ये भी एडजस्टमेंट निकल, वैसे 20% के लोअर सर्किट पर था, लेकिन वही है ना, आखिरी मिनटों में सर्किट लगा, इसलिए वो सर्किट को ही एडजस्ट कर रहा है मेरे ख्याल से 3.5%, तो लगभग कल के लेवल के आसपास इनकी भी शुरुआत। अब इंटरेस्टिंग बात हेमंत ये कि ये कब से खबरें चल रही है कि ये टोबैको बैन पे सरकार विचार कर सकती है, लेकिन ये कल जो आई खबर वो ऐसे समय पे आई जब मार्केट का मूड खराब था तो और गिर गए। बाकी 6 महीने से यही बातें चल रही है। होगा देखिए सेम खबर कई बार पहले भी आ चुकी है, विचार कर रहा है, प्रस्ताव भेजा है, जब हो जाए कैबिनेट में आ जाए तब उसके बाद मानना चाहिए। लेकिन अभी समय लगेगा, ऐसा नहीं है आज या कल, इस हफ्ते होने वाला है। मूड जब खराब हो रहा है ऐसी खबरें बर्दाश्त नहीं, लोग सोचते ही चलो छोड़ो हटाओ। बिल्कुल। एशियन पेंट्स कल बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड स्टॉक ने दिखाया, 150 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी यहां पर देखने को मिली और आज भी देखिए प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्रिस, क्या शॉर्ट कवरिंग थी कल की तेजी, कैसे रीड कर रहे हैं आप, और इस शेयर में पोजीशंस किस तरह की बनी हुई हैं एफएनओ में? आई थिंक ये नॉर्मली एशियन पेंट्स में इस तरह की शॉर्ट्स हम नॉर्मली देखते नहीं, क्योंकि इसको एक डिफेंसिव काउंटर माना जाता है, लेकिन जो लास्ट हफ्ते भर में इसमें इतनी भारी भरकम शॉर्ट्स देखे और मेरा माना कि शायद ये बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है। अभी भी वीकनेस जरूर है, लेकिन मेरा माना कि नियर टर्म एक बाउंस की तैयारी पे है। आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज्ड है वापस एक 990,000 यहाँ तक बाउंस करे, उसके बाद शायद एक बार स्टेबिलिटी देखने को मिले। तो आई थिंक ब्रॉडली आई थिंक ये ओवरसोल्ड जोन से एक शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना है। ओके, शॉर्ट कवरिंग की पूरी संभावना एशियन पेंट्स में जो कल भी दिखी, शायद आज और आगे बढ़ती दिखे। लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये होगा कि खुलकर हम किस तरफ बढ़ते हैं, नीचे या ऊपर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कल कैश में तो बिकवाली थी एफआईज की, लेकिन वायदा कारोबार में एफआईज ने थोड़ी खरीदारी की, तो क्या डेटा कौन से भारी पड़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के संकेत नहीं है, तो हमें अपने ट्रिगर से आपकी स्क्रीन पर लाल निशान से शुरुआत होती हुई 40 अंक नीचे सेंसेक्स और 6 अंक नीचे निफ्टी खुला है, लेकिन अब हरे निशान में लौटते हुए सेंसेक्स फ्लैट कहना ज्यादा ठीक है, हरे और लाल निशान वाला मामला कम है। यहाँ पर बिल्कुल सुस्त शुरुआत कह सकते हैं जो होती हुई दिख रही है। आइए कौन से स्टॉक सेक्शन में बेल टॉप देना 1.5% की मजबूती के साथ भारतीय इंफ्राटेल 1.25% मजबूत है, इंडसइंड बैंक में 0.5% की मजबूती, टाटा पावर मजबूत है। पावर स्टॉक से थोड़ी सी तेजी आती दिख रही है इस वक्त। कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर खुला है, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स तो ऑटो शेयरों में चुनिंदा खरीदारी होती दिख रही है। लेकिन कमजोरी कहाँ है? सीमेंट, अंबुजा सीमेंट टॉप लूजर 0.25% नीचे, डॉक्टर में 1.5% का नुकसान है, जी कल का स्टाफ ऑफ अमर 1% नीचे खुलता हुआ। ये 3 स्टॉक है जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हरे निशान में लौटते हुए सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती, बैंक निफ्टी फ्लैट है। मजबूती पूरी तरह से वायदा कारोबार में आती दिख रही है। एनबीएफसीज में जो सेक्टर हम सुबह बात कर रहे थे कि यहां पर रिकवरी हो सकती है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 2% मजबूत, आईजीएल दमदार नतीजों के चलते 2% ऊपर है, और यही हाल ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का भी। सरकारी कंपनियों में तेजी है, भेल, एचपीसीएल मजबूती के साथ खुले और टाटा पावर कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ। पेज इंडस्ट्रीज में भी आज खरीदारी होती दिख रही है। कमजोर क्या है? वोल्टास 3% नीचे, डाउनग्रेड्स के बाद, खराब नतीजे के बाद। टॉप लूजर बजाज फाइनेंस, कल का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला वायदा कारोबार का शेयर, आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ 1.5% नीचे। अंबुजा तो गिर ही रहा है, डॉक्टर गिर ही रहा है, आज भी गिर रहा है। रियल एस्टेट शेयरों में जहां हेमंत ने आज स्टॉक 2020 में बिकवाली की राय दी थी, आईबुल रियल कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिखा। तो ये स्टॉक्स हैं जो कमजोर हैं। बाजार मामूली से फ्लैट कहेंगे, बहुत तेजी बहुत मंदी वाला रुझान नहीं है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। बिल्कुल वेट एंड वॉच है। एक बड़ी करेक्शन देखी जा चुकी है प्राइस वाइज, शायद टाइम वाइज करेक्शन अब बाकी है ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें वोल्टास के लिए जो डाउनग्रेड रहा है उसका दबाव देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं सीमेंट शेयर प्रेशर में। और आप देखिए सुबह खुलते ही अचानक से फार्मा शेयरों में बिकवाली शुरू हो जाती है। अब देखिए डॉक्टर रेड्डीज आप बता रहे थे, सन फार्मा देख लीजिए, औरोबिंदो फार्मा देखिए, सिप्ला देखिए, फार्मा शेयरों में रोज सुबह सुबह अचानक से सेलिंग प्रेशर। सिप्ला में देखिए प्रेशर अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये स्पेस दबाव में है, और एक स्पेस जो कई दिनों से दबाव में है ज्वेलरी सेक्टर। आप देखिए पीसी ज्वेलर, आप कल कह रहे थे कि प्रेशर में था और कल क्लोज होते होते काफी दबाव बना, आज मजबूती के साथ शुरुआत जरूर हुई है। देखना होगा ये मजबूती बरकरार रहती है या फिर गुम हो जाती है, इस पर नजर रहेगी साफ तौर पर। लेकिन सरकारी कंपनियों में अब लोग बुलिश होने लगे हैं। भेल में बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने जिस तरह से रिपोर्ट्स दी हैं, एचएसबीसी ने 183 का टारगेट दिया है, ईआईएल ने जो बोनस दिया नतीजों के साथ उसका फायदा इस स्टॉक को मिल रहा है।
बैंक्स की बात करें तो आईडीएफसी के अलावा फेडरल बैंक इस शेयर के ऊपर काफी बड़े लोग बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की बातें हो रही हैं। आप देखिए 1.5% की मजबूती के साथ ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और आज नजर होनी चाहिए टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर, क्योंकि टाटा सन्स की एजीएम है, तो उस एजीएम से पहले देखिए टाटा मोटर्स भी मजबूत, टाटा पावर भी मजबूत, तो टाटा ग्रुप के शेयर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर रहे हैं आज के दिन। इवन टीसीएस में भी देखिए थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। संदीप आगले साहब कह रहे थे कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एक स्टॉक जहां पर वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपने शुरुआत में कहा था एशियन पेंट्स में कल कुछ डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी बड़ी, 150 करोड़ रुपए की 150 करोड़, और ये बाइंग हिम्मत आज भी जारी है। ये स्टॉक नजर में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने स्टॉक गिरे हैं ना कंजम्पशन की थीम पर या बाजार के साथ, हर आदमी ये मानता है कि यार एशियन पेंट्स क्यों गिरना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी स्टॉक है, मतलब अगर गिर चुका है अगर किसी को खरीदना तो शायद पहले हो। तो आज देखिए 2 बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। तो एशियन पेंट्स लेकर आइए बीएससी पर, पहला ट्रेड हुआ है 934 रुपये 35 पैसे पर, और ये हुआ है 75,000 शेयरों का, और उसके बाद हुआ है 1,05,000 शेयरों का 937 रुपये 70 पैसे पर। क्या भाव है इस बार? 941। ओके, तो ये 2 बड़े ट्रेड हुए हैं जहां 2.25 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार हुआ है एशियन पेंट्स में। तो एशियन पेंट्स में आज फिर से डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है कल की डिलीवरी बेस्ड बाइंग के बाद, तो ये स्टॉक एक्शन में रहना चाहिए। एशियन पेंट्स, संदीप आपकी राय लेना चाहता हूँ। संदीप जैन साहब, खरीदा जाए इस लेवल पर? बिल्कुल, मैं भी मेरी लिस्ट में ये लेके आया था ये स्टॉक, बट मैंने दिया नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से जो बहुत महंगे स्टॉक्स है उन पे थोड़ा सा अब एक बार रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए कंजम्पशन पे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, और जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है वो अब कम से कम जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग करें, क्योंकि ट्रेडर्स और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग थोड़ा सा दूर हैं। बाकी मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स को बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2 से 3 साल की अवधि में नहीं पड़ेगा, और इनफैक्ट पॉजिटिव ही होगा। ये जो सारे मूव्स है ये लॉन्ग रन में तो पॉजिटिव है ही है, बट जो भी इन्वेस्ट करे लॉन्ग टर्म नजरिए से करे, ये जरूरी है अभी समझना। एक अच्छी चीज दिख रही है ना जो आप कह रहे थे, देखिए बोलते ही एक बार खरीदारी कर लीजिए, और आपके सपोर्ट में बैंक निफ्टी आता हुआ आप देखिए एसबीआई भी मजबूत है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मजबूत है, तो पीएसयू बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर के बैंक देखिए, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो बैंक्स थोड़ा बाजार को इस समय सहारा देने की कोशिश करते हुए, और जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसके मूव्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज दिन में। ये बाजार का मूड बिगाड़ने का काम या फिर सुधारने का काम कर सकता है, फिलहाल इस समय तो सुधारने का काम कर रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी है, मतलब कम से कम एक हेमंत अच्छी बात जो दिख रही है कि पिछले 2 दिनों के लोज है ना 8,100 के थोड़े से नीचे के, 8,090 के आसपास के हैं। तो आज सुबह सुबह हमने खुलते 8,101 का लो बनाया, तो कम से कम लो तोड़ा नहीं, वहां से 35 पॉइंट ऊपर है। तो मेरे ख्याल से पहला टेस्ट क्या होगा 8,150 का। अब चार्ट में तो वागले साहब ज्यादा अच्छे बताएंगे, लेकिन मैं 8,150 क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि कल हमने शुरुआती 1-1.5 घंटे में मतलब ऊपर खुलने के बाद काफी देर 8,150 के आसपास कारोबार किया। बिल्कुल, तो वहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम उस लेवल पर हुआ है कल मार्केट में। तो वागले साहब लग रहा है 8,150 के पार निकलने के चांस दिख रहे हैं या वहीं पर रुकेगा? कैश की मैं बात कर रहा हूँ, आप फ्यूचर्स बताएंगे शायद। हाँ, मैं दोनों बता सकता हूँ, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। मैं जितना नेगेटिव बिगिनिंग में था शो के कि ओपनिंग में ही बेच दीजिए, उतना मैं नेगेटिव फिलहाल नहीं हूँ। तो मैं धन्यवाद। तो आप सही है, मैं थोड़ा वेट करूंगा। ठीक बात है, आप कह रहे थे उछाल में बेचना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ तेजी करनी चाहिए, जो आपने कहा था शो के पहले कि 8200 के ऊपर सस्टेन क्लोज होता है आवरली, तो ही तेजी करनी चाहिए। लीजिए, और बैंक निफ्टी जब हमने आपको बताया था तब अनिल केवल 50 पॉइंट ऊपर था, और अब आप देखिए 120 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। रजत जल्दी से देखकर बताइए बैंक निफ्टी के और ऊपर जा सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए कौन से हैं, क्योंकि बाजार का मूड अगर ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय बैंक निफ्टी को देना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी 19,285 का लेवल अगर पार कर जाए तो 19,350 और 19,430 यहाँ तक पहुँच सकता है, और फिलहाल आपको जो लेवल नज़र पे रखना चाहिए वो है 19,150 का। 100 उसके नीचे जाने से फिर 19,000 की ओर चलने लगेगा, तो इसी हिसाब से आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें ट्रेड ले सकता है। बैंक निफ्टी कुछ हद तक आज के दिन ऊपर जाएगा ऐसा मेरा भी सोच पे है, तो बट
ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कितना देर तक रैली टिकेगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक बात है। तो अरे ये शायद मार्केट ऐसा हो गया है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए था, कह रहे थे खुलते ही खरीदिए। ये बताइए अब क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़ी बेचने की जल्दी करें। मतलब एकदम ही आपको 8,100 पे ही मिल गया हो तब तो 8,150 पे आधा बुक कर लें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब मेरे ख्याल से मतलब ना क्या करना चाहिए, निफ्टी से स्टॉक में आ जाना चाहिए। अब स्टॉक्स भागेंगे, अगर बाजार 8,150 के पास टिका ना, और टिकेगा ऐसा लग रहा है, तो स्टॉक्स भागेंगे। एक और स्टॉक जो भागने के लिए तैयार है वो है LIC हाउसिंग। मेरे ख्याल से किसने रिकमेंड किया था सुबह? संदीप जैन ने। तो संदीप जी की तो रिकमेंडेशन है, उनसे नहीं पूछेंगे। LIC हाउसिंग क्रिस को पूछते हैं, और इसलिए पूछ रहा हूं, 0.25% 1.5% की तेजी है स्टॉक में। देखिए 1.25 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो पोजीशन बनना शुरू हो गई यहाँ पर। 1.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये स्टॉक मुझे एक्शन में नजर आ रहा है। क्या खरीदा जाए इसे इस लेवल पर, बताएं क्रिस। ब्रॉडली ये जो एनबीएफसीज में हमने सेलिंग देखे, यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली LIC की बात करें तो ये कहीं ना कहीं वापस वो 200 DMA के आसपास ही यहाँ पर गिरावट थमी है, और 2-3 बार हमने लगातार देख चुके हैं, और कल 515 के आसपास बंद होता। हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक फुल बैक रैली की संभावना ज्यादा है, और अगर किसी को ट्रेड लेने का है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 512 पे, और 555 या 560 यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि शायद ओवरसोल्ड भी हो चुकी है, एक फुल बैक आने की पूरी संभावना है। पुल बैक आने की पूरी संभावना है, और बैंक निफ्टी पर ही आपकी नजर होनी चाहिए साफ तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स तो अगर किसी एक सूचकांक में इस समय आपको मिल रहे हैं तो वहीं मिल रहे हैं। जब स्पॉट किया था ना सब 60 पॉइंट ऊपर था, और अब 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। मेरा पहला टारगेट आ गया 19,250 का। तो अब देखिए क्या जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी ने दिखाई है। एक और स्टॉक हेमंत, जो मतलब वो डिस्कवरी नहीं है, उसका भागना तय था, लेकिन जो स्पीड से भाग रहा है वो काबिले तारीफ है। IGL नंबर्स दमदार, न्योमुरा का 900 रुपए का लक्ष्य, सिटी ने 976 का लक्ष्य किया, लेकिन ये तेजी इस हिसाब से जबरदस्त लग रही है कि देखिए ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ा है IGL में। आज सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट गेनर IGL है, 1 लाख शेयर जुड़े और 4.25% मजबूत है, तो यहां दमदार तेजी हो रही। तो IGL के चार्ट पर आगे साहब 5% मार्जिन बढ़े हैं, आप देखिए 4.5-5% मार्जिन बढ़ना काफी पॉजिटिव माना जाए। तो नंबर्स दमदार है, और नंबर्स के साथ साथ, और आज सुबह से हम ये कह रहे हैं कि सरकारी कंपनियों में नजर रखिए ट्रेडिंग के लिए। देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना काम, सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही हो रहा है। टैक्स भी, मतलब बैलेंस शीट RBI की सुधरेगी, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, सरकारी कंपनियों में उसके ऊपर अगर नंबर्स अच्छे आ जाए तो क्या कहने। IGL कितना और भागना बाकी है सर? पहले तो मैं ये कह दूं कि थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक हम शो के पहले भी ये बात कर रहे थे, तो आप अगर पहले थोड़े 15 मिनट पहले बात करते तो 840 के लेवल पे ग्रेट बाय हो सकता था, लेकिन कितना जाएगा 870 तक तो मुझे जाते हुए लगता है। और अभी कुछ एक्शन लेना है तो मे बी 847, 848, अभी 856 है फ्यूचर्स में, वो लेवल एंट्री का है। 830 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा लंबा होगा, और 870 का इसके लिए एक क्रेडिट देनी पड़ेगी IGL के लिए, और वो क्रिस सुब्रमण्यम साहब को देनी पड़ेगी। कह रहे थे क्रिस सर ने, क्रिस ने शुरुआत में देखो जो टॉप पिक्स में, अरे क्रिस के पिक्स देखिए आप, क्या हो रहा है एक्शन देखिए। IGL भाग गया है। केनरा बैंक दूसरा स्टॉक क्रिस ने बोला था खरीदिए, केनरा बैंक में देखिए 2% की तेजी और ओपन इंटरेस्ट गेनर। ये अच्छा मजे की बात क्या है, क्यों ये ज्यादा अहमियत वाला कॉल है क्रिस का? IGL नतीजे, वोल्टास नतीजे, तीसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर जो है वो केनरा बैंक है, 2% मजबूत होकर 4% वहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जहां कोई खबर नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है स्टॉक का कि आप बिना किसी खबर के स्टॉक आइडेंटिफाई करें, वो तेजी भी हो और वॉल्यूम भी बढ़े। तो क्रिस इसके लिए तो आपको बधाई देनी चाहिए हमें। पार्टी हम आपसे बाद में लेकिन देखिए तेजी भरपूर हो रही है बाजार में, और अब करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी चला गया। मेरी तो नजरें जो है बैंक निफ्टी हट नहीं रही है, क्योंकि क्या जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 50 पॉइंट था ऊपर, और आप देखिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते भारतीय बाजारों को भी फायदा मिलेगा। जैन साहब, अगर बैंक निफ्टी के अंदर घुसे तो कोई बैंक जो आपको लगता हो खरीद कर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? SBI, अगर SBI थोड़ा भी नीचे मिले और हर लेवल्स पे इनको बाइंग करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
कि इस डिमोनेटाइजेशन का, जैसे मुझे PSU वर्ड अच्छा लगता था, PSU बैंक्स तो बेहतरीन लग रही है और ये बहुत बड़ा फायदा इनफैक्ट सरकारी कंपनियों का हुआ, जो अनिल जी भी बहुत बेहतरीन कह रहे थे। और SBI में जिस तरीके से रूरल रीच है और जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो आई थिंक हाईएस्ट SBI में ही है और करीब 40% तक का मार्केट शेयर है इस चीज का। तो मेरे हिसाब से तो SBI में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए और लॉन्ग रन के लिए SBI बहुत अच्छा लगता है। आज सारे देखिए IT शेयर कमजोर हैं, HCL टेक, विप्रो, सारे IT शेयरों में जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस मुश्किल से हरे निशान में है, तो IT कमजोर है और फार्मा कमजोर है। डॉक्टर रेड्डीज में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स में मजबूती। अंबुजा सीमेंट देखिए, हम कह रहे थे कि ACC अंबुजा जब प्रमोटर्स खरीद रहे हैं तो शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब तो क्या बढ़ेंगे ये। आज देखिए ये सेक्टर भी कमजोर, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मिड कैप्स बड़ा कमाल कर रहे हैं। हम देखिए IGL की वजह से, सेंचुरी की वजह से, सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए 3% मजबूत है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखिए, DHFL देखिए, तमाम फाइनेंस कंपनियां जो है ये बाजार को ऊपर खींचने का काम करती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और ये बड़ा वोलेटाइल स्टॉक है ट्रेडर्स के लिहाज से, सीएट। बड़े दिनों बाद रडार पर आया। सीएट में मजबूती है 1.5% के आसपास की और ओपन इंटरेस्ट यहां पर 3% बढ़ा है। तो सीएट में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है, पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, पीटे हुए शेयर हैं। तो क्या सीएट मौका दे रहा है खरीदारी करने का? क्रिस बताएं आप, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या ट्रेड होना चाहिए? अनिल जी, आई थिंक यहाँ पर लगातार अगर हम लास्ट 4-5 दिन ट्रेडिंग सेशन देखें तो कहीं ना कहीं 1200 के आसपास बहुत जबरदस्त सपोर्ट लिया और जहां पर ओवरऑल मार्केट में हमने मेल्टडाउन देखे थे, तो उस माहौल में आई थिंक ये काफी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक ऊपर जाने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट एक 1325 यहां तक जाने की संभावना है, तो डेफिनेटली एक नियर टर्म बाई फिलहाल लग रही है। ओके, तो ये रहा सीएट पर आती हुई। लेकिन आप देखिए संदीप बागले साहब कहते हैं SRF को आपको बेचना चाहिए। FNO में अगर दूसरा कोई सबसे ज्यादा शेयर गिरा है, टॉप 3 लूजर्स में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। बड़ी गिरावट यहां पर आज के दिन देखने को मिल रही है, अच्छी रैली भी यहां पर देखी जा चुकी है। इसके अलावा वोल्टास की गिरावट और बढ़ती जा रही है, बेहद कमजोर नंबर्स और ब्रोकरेज हाउसेस भी यहां पर बेरिश, उसी का असर देखने को मिल रहा है आज साफ तौर पर। इस शेयर में देखिए 4.5% की गिरावट, लेकिन IGL 4.5% ऊपर। तो नतीजों के दम पर रिएक्शन दोनों ही तरफ आज दो स्टॉक्स में देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो SRF शॉर्टफॉल वागले साहब आपने दिया था, कहां बेचना था आपको? एक्चुअली अभी बेचने का मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट नियर द टारगेट आ गया है। एक्चुअली ये वहीं आ गया जहां से तेजी शुरू हुई थी इसकी। मेरे ख्याल से कोटक की जो रिपोर्ट आई थी तब उसके पहले मेरे ख्याल से 1475-80 के आसपास का भाव होता था और 1900-1950 तक गया था। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, SRF का पता चलेगा। लेकिन अब ये स्टॉक्स हैं, अब ये कब लेना, यही बड़ा सवाल है हेमंत। लेकिन लेने के भाव आते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे इनका कंजम्पशन से ज्यादा लेना देना नहीं है। ये शेयर तो ऐसा है ना कि जहां पे अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल यूज है, ठीक है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन अभी इनको बड़ी दिक्कत क्या है कि जो बड़े शेयर इतने हैं ना, इनका ये नहीं पता चलता कि लेना किस जगह। बस ठीक बात है। अच्छा, जो एक चीज थीम प्ले आउट हो रही है और हम पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं, खरीदना है तो PSUs पर नजर रखनी चाहिए। REC देखिए आप, गेल देखिए आप, भेल देखिए आप। PSUs जो डिविडेंड यील्ड वाली बात हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं ना, वो अब लोगों को शायद समझ में आ रही है कि डिविडेंड यील्ड जहां पर अच्छी हो वो शेयर लोग खरीदना चाहते हैं और वो सेफ भी है ऐसे बाजार में खरीदने के लिए। वागले साहब, देर होने के बावजूद IGL पहुंच गया टारगेट पे 865, यही था ना टारगेट? 865 सुबह निकला था मुंह से एकदम तो टारगेट पर पहुंच चुका है। लेकिन क्या जबरदस्त तेजी हुई IGL में, देखिए जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो भागा है स्टॉक, क्या कहना, बढ़िया तेजी हुई है। चलिए, तो ये स्टॉक्स है आज तमाम भाग रहे हैं जो आइडेंटिफाई किए। देखिए IGL, सीएट देखिए, सीएट मजबूत हो गया, 15 रुपए बढ़ गया। LIC हाउसिंग 5-7 रुपए बढ़ गया जहां से हमने आइडेंटिफाई किया। IGL तो 17-18 रुपए भाग चुका है। तो जहां जहां ट्रेड हो रहा है। अच्छा, एक ही पॉइंट है मंथ, 8150 पे आ गया है। अब मेरे ख्याल से जिनकी तेजी की पोजीशन है, थोड़ी आधी बुक कर ले तो ठीक है, क्या कहेंगे बाकी साहब, थोड़ा तो बुक कर लेना चाहिए। IGL में भी मार्केट में जिन्होंने आज सुबह भाई 15-20 मिनट से आपका ज्ञान सुना है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत खरीदारी की है, तो थोड़ा तो बुक कर लेना। तेजी तो आपके ज्ञान के ऊपर है,
मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, मुझे तो जो दिख रहा था वो बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8200 की तरफ बढ़ रहा है, और 20-30 पॉइंट ऊपर भी आप होल्ड कर सकते हैं। 8175 ज्यादा सही होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा मौका है अभी भी। वो वाला फॉर्मूला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ट है ना। एक्चुअली हेमंत, वो फॉर्मूला सही है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जगह कम है ना 50 पॉइंट की, तो क्या थोड़ा अगर आपने 1/3 भी बुक कर लिया ना तो आपके लिए जगह बन जाती, तो इसलिए थोड़ा बुक करके फिर आराम से ट्रेल करें, वो ज्यादा ठीक है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, और ब्रेक के दौरान आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए, लेकिन हम आपके लिए थोड़े मौके ढूंढते हैं, और कहां पर स्क्रीन पर एक्शन दिख रहा है तो मौके लेकर तुरंत आएंगे। ब्रेक भी छोटा है, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का, और बाजार पर नजर रखिए। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यही बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बैंक्स, सिंडिकेट बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इंडसइंड बैंक की प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से है, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। तो यही तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और एक शेयर को नहीं भूलना चाहिए आज के दिन, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1% मजबूत है, और ये स्टॉक बुल्स के सपोर्ट में आ जाता हुआ। चलिए जल्दी से देखते हैं कंट्रीब्यूटर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आज ये वापस 1000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस शेयर के ऊपर नजर रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, हम कह रहे हैं बैंक्स पर नजर होनी चाहिए और आरआईएल के ऊपर नजर होनी चाहिए। एक अच्छी खबर भी है इनकी, रिलायंस जियो की फ्री वॉइस ऑफर को लेकर पहले जो सवाल उठाए गए थे दूसरी कंपनी की तरफ से, आप कैसे फ्री ऑफर दे सकते हो, तो उसको क्लीन चिट मिल गई है। तो ये खबर है। हाँ, ये खबर है, उससे फायदा मिला। साथ ही एक डिस्क्लेमर हम दे देते हैं, सीएनबी से आवाज जो आपका चहेता चैनल है, आप देख रहे हैं, और ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज। जल्दी से रजत से एक बार पूछ बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए ये भी ऐसा स्टॉक है जो इकलौता अगर चल जाए ना तो बाजार को ऊपर ले जाने का दमखम रखता है। बड़ा वेटेज वाला शेयर है, तो बड़े दिग्गज एक्सपर्ट रजत जी से पूछते हैं। बताइए सर, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जहां तक रिलायंस का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि 1013 बहुत अहम लेवल है। इसके ऊपर में अगर सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे ये 13 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों है, और एक चीज है कि 13 डे इज एक्चुअली कटिंग द 200 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव, विच इज अ बेयरिश क्रॉसओवर। तो ये पुल बैक रैली में 1013 तक तो जा सकता है, उसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, ऐसा बोलना मुश्किल है। अगर आप पूछेंगे कि मुझको क्या लगता है, हमको लगता है कि चल भी जाए तो 50 डे और 89 डे का जो मूवमेंट है उसको देखते हुए लगता है कि ये पुल बैक रैली खत्म करने के बाद में फिर नीचे जाएगा। ऐसा कोई तेजी इसमें आने की गुंजाइश अभी नहीं है। सपोर्ट तो देखिए आज दे रहा है ये शेयर। इवन एडीएजी स्पेस के शेयर देखिए, आर कैप, आर इंफ्रा, आर कॉम, आर पावर, ये भी मजबूत है। एक थोड़े आजकल में कभी आप मतलब कल ही या परसों में आपने ये लिए थे आरईसी पीटीसी? जी हाँ, परसों हमारी टीम में स्टॉक थे। ये सरकारी कंपनी में एक्शन हो रहा है। एक्चुअली मैंने भी आज पावर सेक्टर को चुना था सेक्टर के तौर पर। टाटा पावर, भेल, आरईसी पीटीसी, ये दोनों एक साथ दौड़ने वाले, एक साथ गिरने वाले शेयर है। इन पे नजर रखिए जरा, देखिए 2% ऊपर है, आरईसी 2% ऊपर है, पीटीसी 1-1.5। अच्छा, ये जो खबर परसों आई थी कि ये जो नोट बैन हुआ ना, इसमें बड़ा फायदा हो रहा है इनको। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नेशनल के ऊपर लिया था। हाँ। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फायदा इसलिए हो रहा है कि लोग जाकर पैसे जमा कर रहे हैं, नोट जाकर, अच्छा लोग तो एडवांस दे रहे हैं, बोले 1 साल के बिजली का बिल ले लीजिए, और पहले लोग देना नहीं चाहते थे, जो भरते नहीं थे। अच्छा, सबसे ज्यादा यूपी में जबरदस्त पैसा आया है। तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि सबसे ढीला बोर्ड माना जाता है, और सबसे ज्यादा पैसा वहां आया है। तो ये एक बड़े, अच्छा पीटीसी तो एक और चीज है, मुझे पीटीसी ज्यादा पसंद आता है दोनों में से। हालांकि आरईसी दिग्गज स्टॉक है, लेकिन पीटीसी में 4-4.5% डिविडेंड यील्ड है मतलब। और इसमें क्या, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल की होल्डिंग भी है, जो छोटा वाला पीटीसी। बिल्कुल। तो उसकी होल्डिंग की वैल्यू मेरे ख्याल से करीबन 1200-1300 करोड़ होगी। ये 2000 करोड़ का तो इसका टोटली मार्केट कैप है, और बाकी 700-800 करोड़ के दूसरे इन्वेस्टमेंट कैश है। ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट को गिने तो ये फ्री में मिलता है स्टॉक बड़ा वाला पीटीसी इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है पीटीसी इंडिया, छोटा नहीं बड़ा वाला,
छोटे वाले को तो ठीक है, वो हम कई बार कवर भी कर चुके हैं, लेकिन बड़ा वाला मुझे लगता है ये एक, अगर जिन लोगों को खराब बाजार में अच्छी क्वालिटी के डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ढूंढने हो तो एक ये कैंडिडेट हो सकता है। 4-4.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से बैठती होगी। एक शो करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड के बढ़िया शेयर, और हम 4-5 एक्सपर्ट्स को बुलाने वाले हैं और वीकेंड भर वो शो चलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले इतनी तेजी बन जाएगी। ठीक है, फिर भी मतलब 2-5% चल भी जाती है डिविडेंड वाले शेयर। तो एक बार लिस्ट तैयार हो गई ना, तो जब चाहे खरीद सकते हो। तो पीटीसी अभी खरीदा जाए ट्रेडिंग के लिए आज से? वागले साहब विदा लेने का वक्त है, फटाफट बता दीजिए। अनिल जी, हल्के से तेजी के लिए अगर आप ट्रेडिंग व्यू लेते हैं 1 या 2 दिन का 71-71-50 का, उससे ऊपर मेरा व्यू नहीं है। 71-71। हाँ, बस अभी तो छोटे छोटे ही चाहिए, ज्यादा बड़े चाहिए भी नहीं। वो जो आप पहले बोलते थे ना मेरे को लंबा लंबा, अब आप खुद ही छोटे देने शुरू कर चुके हैं मार्केट को देखे, अब आप लंबे वाले देते ही नहीं। अच्छी बात है। चलिए, तो पीटीसी में एक शॉर्ट टर्म तेजी का व्यू बन सकता है। 2-3 रुपए की तेजी के लिए आप यहाँ पर एक मौका देख सकते हैं। चलिए, हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब, कृष्ण सुब्रमण्यम और रजत बोस साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ पहला सौदा में जुड़ने के लिए। बाजार 8150 पहले लेवल पर होते हुए देखिए ऊपर थोड़े रुके हैं और 19250 बैंक निफ्टी सही लेवल पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मजबूत है, बहुत खराब नहीं, ठीक है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब। उनसे बातचीत होगी तमाम मुद्दों पर, अमेरिका, नोट बैन और भारतीय बाजारों में एफआईज की बिकवाली, डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी और सेक्टर्स की परफॉर्मेंस। एक अच्छा डिस्कशन होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। 100 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, 1/3% मजबूत है दिग्गज शेयर। मिड कैप शेयरों में मजबूती है 0.5% की, लेकिन आज की मजबूती की लीडरशिप है बैंक निफ्टी से। वीकली एक्सपायरी के दिन कल की शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 19,250 19,300 का पहला जो अहम लेवल है वहां तक पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। 200 अंकों का बड़ा उछाल, 900 शेयर मजबूत, 525 शेयरों में नुकसान। और आज एशियाई बाजारों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय बाजार रिकवरी के मूड में नजर आ रहे हैं। टिकाऊ होगी या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल बाजार की थोड़ी बड़ी तस्वीर पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। ये नोट बैन को लेकर बड़ा डर बना हुआ है लोगों में कि ठीक है हमारे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कब बदलेंगे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो मार्केट के लोग हैं उनके लिए तो डबल डर है, अपने नोट का भी और दूसरा मार्केट का भी। तो क्या ये मार्केट गिरने वाला है इसके चक्कर में? देखिए, मार्केट का जो फ्लोज है, लिक्विडिटी, एक तरफ एफआई का फ्लोज है, दूसरा डोमेस्टिक फ्लोज है। तो इसमें एफआई के फ्लोज में थोड़ा तो वॉलिटिलिटी तो दिखेगा ही, क्योंकि यूएस के रेट हाइक के बारे में और ट्रम्प के पॉलिसीज के बारे में क्या सोच आती है उसके ऊपर डिपेंड होएगा। लोकली क्या है कि मंथ ऑन मंथ फ्लोज आप ये देखेंगे, इसके बाद फ्लोज एक्चुअली इंप्रूव हो गए म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसका एक अपॉर्चुनिटी समझ के पैसा डाल रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें प्रॉब्लम ये कैश नोट, ये प्रॉब्लम है इसमें क्या कि लोग को समझना चाहिए कि इसमें दो चीज है, एक है ब्लैक इकोनॉमी, एक है कैश इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी 100% कैश इकोनॉमी है, मगर कैश इकोनॉमी 100% ब्लैक इकोनॉमी नहीं है। बहुत ही बड़ा काम की बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डिफरेंस है इसमें क्या है कि, और आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट कैश इकोनॉमी, राइट, गवर्नमेंट इज अगेंस्ट ब्लैक इकोनॉमी। तो ये नोट, पुरानी नोट को जो बंद कर रहे हैं, वो पुराना जो स्टॉक ब्लैक मनी का बिल्डअप हुआ है, ब्लैक मनी का स्टॉक तो 3-4 जगह बिल्डअप होता है, गोल्ड पे होता है, लैंड पे होता है, फॉरेन बैंक में भी होता है और कैश में भी होता है। तो उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक आप समझते हो। मगर कैश इकोनॉमी जो है उस पर दो चीज आपको देखना चाहिए गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म अप्रोच। एक है जेन्युइन कैश जो चल रही है सिस्टम में, जैसे लो एंड में वेजर्स जो अर्नर्स है उनके पास तो कैश आता ही है इनकम, फिर वो पोस्ट टैक्स इनकम है, यानी आप अपने भाई को तनख्वाह देते हो तो आप टैक्स भर के उसके बाद वो पैसे से आप, तो ये सिस्टम में टैक्स्ड मनी है जो आता है। तो गवर्नमेंट का सोच यही है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक को हटा जाए, ताकि जिन्होंने ब्लैक मनी का बिल्डअप किया है उसका नुकसान हो जाए या टैक्स भर दे और गवर्नमेंट की इनकम भर दे। मगर नया जो कैश, यानी मैंने री इन्फ्लेशन ऑफ द नोट्स, इसलिए वो 2000 का नोट ला रहे हैं। ऐसा नहीं है उनको कि कैश मनी को बंद करना है, दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि कैश इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
लिक्विडिटी फ्लो। तो इसलिए जो अभी नया नोट प्रिंटिंग 2000 का प्रिंटिंग, इसमें क्या है कि 2000 की प्रिंटिंग में कॉस्ट बहुत कम होता है और 10, 20, 100 रुपए के नोट में 1-2000 के नोट में चल सकता है। तो ये थोड़ा 3-4 महीने में भी 6 महीने तक लगेंगे, क्योंकि आज कंस्ट्रेंट है प्रिंटिंग की, आज कंस्ट्रेंट है रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम्स की, ठीक बात, आज कंस्ट्रेंट है कि बैंक्स कैन वर्क मैक्सिमम 12 आवर्स अ डे, राइट। तो वो कंस्ट्रेंट है जो रीइन्फ्लेट करने में, पेन है जो इस समय देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये अगले 2 क्वार्टर्स रहने वाला है, 3 क्वार्टर्स रहने वाला है, कितने समय रहने वाला है? क्यों? क्योंकि आज आप देखिए बाजार में टॉप 10 लूजर्स में कौन से शेयर हैं? बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, मारुति और कई लोग आज भी रूरल इंडिया में कैश देकर गाड़ियां खरीदते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है शेयर बाजार में आज। ये पेन कितने दिन रहने वाला है? ये 2 क्वार्टर के लिए रहेगा, क्योंकि जो कैश वापस आएगा ना, तो उसके बाद जो बिल्डअप होना है, देखो आप सब लोग बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं जो वाइट कैश है, राइट। तो उसको बैंक से निकाल के फिर खर्चा और करना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही। मगर ये भी सोच लीजिए कि गवर्नमेंट भी धीरे धीरे ओवर द लास्ट 2 साल में स्टेप्स ले रही है कि ये कैश कंपोनेंट को कम किया जाए। कैसे? ये जनधन योजना का जो प्रमोशन किया, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो ये नरेगा स्कीम के कारण ही कैश गवर्नमेंट की और कैश इकोनॉमी बढ़ रही थी, ठीक बात है। पहले, अभी उसको डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, एलपीजी सब्सिडी या फूड सब्सिडी या फर्टिलाइजर सब्सिडी या नरेगा का पेमेंट। तो बैंक गवर्नमेंट ही अपना पैसा पूरा अकाउंटेड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रूट कर रही है। तो ओवरऑल कैश का जो इंपॉर्टेंस वो कम करने की एक लॉन्ग टर्म सोच है, उसकी ओर चल रही है। ये और एक स्टेप है उसके में। तो ये जो शॉर्ट टर्म में जो आप कह रहे हैं कि फसल होती है, उसके बाद पैसा आता है, तो लोग हीरो होंडा, तो उसमें एक शॉर्ट टर्म में कमा सके, मगर इसका रिप्लेसमेंट जो होगा वो फाइनेंसिंग के थ्रू होगा। अब रूरल की पॉपुलेशन भी समझ आ गई, आज बैंक में पैसा है तो मैं पूरा अपना पैसा क्यों डालूं। दूसरी चीज आपको समझ चाहिए, पहले एक बार ये अगर पैसा ब्लैक या कैश से यहां आ जाता है ना, लोग कैश क्यों रखते थे? एक ब्लैक माने जो करप्शन वाला पैसा या टैक्स बचाने के लिए, दूसरा जो एक रेनी डे के लिए रखते हैं, जो उनका इनकम कैश में उसका बैंकिंग का जानकारी नहीं था। तो दोनों 0% रिटर्न पे सहमत थे, क्योंकि एक तरफ ब्लैक वाले अपना टैक्स को बचा रहे थे और दूसरे लोकल वाले उनको बैंकिंग का जानकारी नहीं थी। तो अब ये बैंकिंग में आ जाए तो उनका वो रिटर्न का भी एहसान आ जाएगा। अरे यार इसमें तो अभी तो उसको वापस कैश में लेके घर में विदाउट रिटर्न बिठाना वो थोड़ी मुश्किल होगी। तो अभी नया जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये ऐसा है कि अब जो सेम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, अब मार्केटिंग के लिए वो एक पोटेंशियल बन जाते हैं। लोग जाके उनको बोलेंगे ट्रैक्टर के लिए आप पहले अपने हाथ से 25-30 लाख डाल रहे थे, अब आप 5 लाख डालिए, 20 लाख बैंक से लोन मिल जाएगा। तो ये एक धीरे धीरे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये शिफ्ट हो जाएगा। टाइम लगेगा 2 क्वार्टर का, तो वो ठीक है सर। चलिए सर, 2 क्वार्टर तो संभाल लेंगे। आप बोल रहे 2 क्वार्टर की तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रम्प साहब की तकलीफ कितने क्वार्टर की है? ये ट्रम्प साहब को तकलीफ क्यों कहते हैं? मार्केट गिर रहा है इसलिए कह रहे हैं, मार्केट गिर रहा है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं, क्योंकि वो तकलीफ इसलिए कि अनसर्टेनिटी है। मगर आप रियली सोच लीजिए, देख ट्रम्प एक तरफ मोदी की तरह है, माने क्या, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग, राइट, एक बिजनेसमैन अप्रोच टू गवर्निंग, राइट, एंड अ मैन विथ क्लियर थॉट्स, कि नॉट वरीड, कि डर नहीं है कि एक टफ डिसीजन लेने। सही है गलत है वो उस पर बहस हो सकती है, उसमें दूसरी बात है, मगर उसका तो अब 2 महीने में तो सेम मोदी से पैरेलल्स आप देख लीजिए, राइट। तो उसमें चीज ऐसी है कि आपको 2-3 महीने के अंदर तो सेटल होने के लिए 2-3 महीने तो लगते हैं, उसके बाद अब सब साफ साफ हो जाएगा कि ट्रम्प की थॉट प्रोसेस क्या है। और वो क्लैरिटी जब आती है तो मार्केट्स को बहुत पसंद आती है। मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी कि क्या करने वाला है। तो अगर ट्रम्प कहता है, जैसे उन्होंने पहले कहा कि हमारे यहाँ के एयरपोर्ट्स देखिए, दुबई के एयरपोर्ट्स देखिए, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग वहां बढ़ाते हैं तो फिर अच्छा माना जाएगा उसको, और वहां के डाउ में तेजी देखने को मिलेगी। डाउ में बिल्कुल तेजी मिलेगी, क्योंकि एक तरफ क्या है कि ये जो स्पेंडिंग होता है
वो एक किक स्टार्ट होता है। केनीशियन इकोनॉमिक्स जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी एक इकोनॉमी एक स्लो डाउन या रिसेशन में हो तो गवर्नमेंट को पहला कदम उठाना चाहिए जाके खर्चाई करने। ठीक बात है। यही प्रिंसिपल वो फॉलो करेंगे और रीइन्विगरेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी, क्योंकि जॉब्स ही उन्होंने प्रॉमिस किया है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग वाला सेक्टर उनका उनके दिल से जुड़ा हुआ है, वो तो खुद ही इस सेक्टर में उसी सेक्टर के उनको समझ में आता है। करेक्ट। और मैं यही पढ़ रहा था कई सारी रिपोर्ट्स के हम जितना फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं है। अमेरिका को आप हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे तो वहां बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से अब अमेरिका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने की बड़ी जरूरत मान रहे हैं वहां के, क्योंकि 20-30 साल से कुछ खर्चा नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एयरपोर्ट बहुत कमजोर हालत में। अच्छा सर, अब ये बताइए, चलिए वो तो वहां की बात है। अब हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स जो इतने गिर गए हैं, क्या वहां खरीदारी का टाइम आ गया है या थोड़ा और इंतजार करना है आपको? देखो, मैं खाली ब्लू चिप है इसके लिए खरीदारी करना या जो स्टॉक ज्यादा गिरी है उसको जाके खरीदना, ये गलत चीज है। ठीक है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि देख लीजिए, ये 2 क्वार्टर का तो पेन है, तो ये पेन जो है टॉप लाइन में होगा, बॉटम लाइन में उतना नहीं होगा, क्योंकि बॉटम लाइन में क्या है, पिछले साल का जो कमोडिटी प्राइस का ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, उसका असर और लोअर इंटरेस्ट रेट का असर होगा। मगर टॉप लाइन में जरूर आप जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी मानसून थी, फिर वो पे कमीशन का पैसा आ रहा है, जितना एक उम्मीद थी उतना नहीं होगा। तो अब चीज ऐसा है कि 6 महीने के बाद अभी देखो कौन से सेक्टर्स अच्छा करने वाले हैं, वहां पे शायद इतना गिरावट ना हो, मगर खरीदना वही चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म तौर पर। सर, एक बार मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, बहुत तेजी से बाजार गिरा है। पिछले 15 मिनटों में मिड कैप इंडेक्स एक बार अभी लाल निशान में आ गया है। निफ्टी ने सारी बढ़त जो थी वो गवा दी है। सर, एक छोटा सा व्यू बताइए, क्या ये सेलॉन रैलीज का मार्केट है? क्यों? क्योंकि बहुत लोग घबरा गए हैं। खुलता तो ऊपर है, चलिए ग्लोबल संकेत अच्छे होते हैं कल की तरह, लेकिन टिकता नहीं है। 45 मिनटों में बाजार ने जितनी बढ़त थी पूरी गवा दी। केवल बैंक निफ्टी हरे निशान में है। अगर ये हरे निशान में नहीं हो, 100 पॉइंट ऊपर नहीं हो, तो बाजार इस समय काफी आपको नीचे दिखे। मार्केट में ये सिलसिला कब तक रहने वाला है? ये भी मैं समझता हूँ कि मार्च तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक ऑफ फेड, दूसरी बजट जो अब एडवांस हो गई है 1 फरवरी को, और तीसरी बजट और उसके फॉलो थ्रू में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अब है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन, क्योंकि अगले साल 3 इलेक्शन है। बिल्कुल सही, राइट। तो जून में यूपी का होगा, तो नोटिफिकेशन अभी आने की है दिसंबर में 6 महीने का। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है ऑन दैट। बट पंजाब और गुजरात के इलेक्शन भी बाकी है। तो गवर्नमेंट की जो अभी जो देखो, बैंकों में इतना पैसा आ गया है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे गवर्नमेंट के लिए, बोरिंग कितना बढ़ाती है। आप ये सब कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट इससे बेहतर अच्छा होगा, मगर वो तब तक कि गवर्नमेंट उसको हाथ में लगाए और उसको स्पेंडिंग, पॉपुलर स्पेंडिंग ना करे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है कि क्या किस रोड पे जाने वाले हैं गवर्नमेंट और ये यूएस का फेड, ये तो कल 2 महीने के लिए तो लगता है। तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी और ये तो मतलब कुल मिला के 2-3 महीने आराम से मौके मिलेंगे। अपनी लिस्ट तैयार रखें, अच्छे शेयर जो खरीदना चाहें बढ़िया भाव में जब मिले, बहुत गिरावट हो तब खरीदिए। अब से लेकर बजट तक मौके बनेंगे। लेकिन इस बीच सरकारी कंपनियों के लिए अच्छा दिन है। देखिए, अब आईजीएल के बाद हेमंत आरईसी पीएससी की हम बात कर रहे थे, टॉप गेनर होता हुआ दिख रहा है। गेल भी बिल्कुल। तो ये तमाम स्टॉक्स जबरदस्त मजबूती के साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर राय देने के लिए। तो जो उतार चढ़ाव जिसकी उम्मीद थी वैसा ही होता दिख रहा है। मजबूत शुरुआत, प्रॉफिट बुकिंग, और अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार का एक्शन भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।